साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हूं आगामी परीक्षाओं के लिए परीक्षा के बहुविकल्पी प्रश्न। और आइए शुरू करते हैं। दादरा और नगर हवेली को किस संविधान संशोधन द्वारा यूटी का दर्जा दिया गया था? फिर से सुनिए, दादरा और नगर हवेली को किस संविधान संशोधन द्वारा यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था? आपके विकल्प हैं संविधान संशोधन अधिनियम 9, संविधान संशोधन अधिनियम 8, संविधान संशोधन अधिनियम 10, संविधान संशोधन अधिनियम 11। विकल्प फिर से सुने, प्रश्न पहले फिर से सुने। दादरा नगर हवेली को किस संविधान संशोधन द्वारा यूटी का दर्जा दिया गया था? संविधान संशोधन संख्या 9, संविधान संशोधन संख्या 8, संविधान संशोधन संख्या 10, संविधान संशोधन संख्या 11। उत्तर है संविधान संशोधन संख्या 10। संविधान संशोधन अधिनियम 10 द्वारा दादरा नगर हवेली को यूटी का दर्जा दिया गया था। मेरा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव उनके निर्वाचक मंडलों की रिक्ति के बाद भी निर्धारित समय पर कराया जा सकता है। इसका अर्थ ये है कि अगर राष्ट्रपति के लिए चूंकि राज्य की विधानसभाएं निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं, तो अगर राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभाओं में कहीं पर कोई पद खाली है, तो अगर पद खाली है तो क्या निर्धारित समय पर चुनाव कराया जा सकता है कि नहीं? तो इस समस्या को हल करने के लिए एक अलग से संविधान संशोधन बनाया गया कि नहीं तो कोई भी पार्टी जाकर के ये कहेगी साहब अभी हमारा पद खाली नहीं है, हमारे राज्य में अभी सीट नहीं भरी है, तो इसलिए चुनाव नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से चुनाव को अनिश्चित काल के लिए टाला जा सकता था। इस समस्या को हल करने के लिए एक अलग से संविधान संशोधन लाया गया। तो प्रश्न फिर से सुनिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसके निर्वाचक मंडल जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, इलेक्टोरल कॉलेज जैसे राष्ट्रपति के अगर चुनाव हो रहा है तो पार्लियामेंट के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं दोनों सदनों के वो रहेंगे और राज्य की विधानसभाओं के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं वो रहेंगे। अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो उसका निर्वाचक मंडल क्या होता है? निर्वाचक मंडल उसका दोनों सदन के सदस्य होते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो ये निर्वाचक मंडल में अगर चाहे वो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल हो और चाहे उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल हो, अगर उसमें कोई भी जगह खाली है कहीं पर, तो चुनाव जो है कराया जा सकता है, निर्धारित समय पर कराया जा सकता है। इसके लिए एक संविधान संशोधन लाया गया था। उस संविधान संशोधन की अधिनियम की संख्या कौन सी है आपको ये बताना है। आपका विकल्प है संविधान संशोधन अधिनियम संख्या 4, संविधान संशोधन अधिनियम संख्या 9, संविधान संशोधन अधिनियम संख्या 10 और संविधान संशोधन अधिनियम संख्या 11। उत्तर है संविधान संशोधन अधिनियम संख्या 11 द्वारा ये प्रोविजन किया गया था कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो निर्धारित समय पर चुनाव होना है, अगर कोई भी इलेक्टोरल कॉलेज में कहीं भी कोई सीट खाली है या रिक्त है, वैकेंसी है, तो भी वहाँ चुनाव कराया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, गोवा, दमन और दीव को यूटी का दर्जा कब दिया गया? गोवा, दमन, दीव को यूनियन टेरिटरी का दर्जा कब दिया गया? और ये दर्जा जब दिया गया तो उसकी क्या स्थिति थी? क्या वो तत्काल मिल गया या कहीं वो जाकर के किसी आगे की तारीख से उसको माना गया या कोई पश्चात पूर्ववर्ती तारीख से माना गया? यानी कि जो संविधान संशोधन अधिनियम गोवा, दमन, दीव के लिए पारित किया गया था वो क्या किसी उसी डेट से तुरंत लागू हो गया अधिसूचना के दिन से, या कि उसके बाद के किसी दिन से लागू हुआ, या किसी के पहले दिन से लागू हुआ? अगर पहले से लागू होता है तो अंग्रेजी में उसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और अगर हिंदी अगर बाद में लागू होता है उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, या अगर तुरंत लागू होता है तो विद इमीडिएट इफेक्ट कहते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि क्या इसके साथ हुआ था जब गोवा, दमन, दीव का को यूटी का दर्जा दिया गया था। तो आपको यही बताना है कि क्या इस अधिनियम को तुरंत अधिसूचित करने के तुरंत बाद इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो गया था, तत्काल प्रभाव से लागू हो गया था, या कि पश्चातवर्ती प्रभाव से लागू हुआ था, यानी प्रॉस्पेक्टिव का बाद में किसी तारीख से लागू हुआ था आने वाले समय के बाद, और या किसी पूर्ववर्ती तारीख से, यानी कि किसी पूर्ववर्ती तारीख यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया गया था, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है गोवा और दमन दीव चूंकि भारत में पहले ही मिल चुके थे 1961 में, इसलिए इसको जब यूटी का दर्जा दिया गया तो इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भारत में मिला हुआ माना गया, यानी कि पूर्ववर्ती प्रभाव से मिला हुआ माना गया। मेरा अगला प्रश्न है, पांडिचेरी को यूटी का दर्जा, यूनियन टेरिटरी का दर्जा
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? आपके सामने विकल्प हैं, आप प्रश्न फिर से सुन ले। पांडिचेरी को यूटी का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? आपके सामने विकल्प हैं, संविधान संशोधन संख्या 11, संविधान संशोधन अधिनियम संख्या 12, संविधान संशोधन अधिनियम संख्या 13, संविधान संशोधन अधिनियम संख्या 14। उत्तर है संविधान संशोधन अधिनियम संख्या 14 द्वारा पांडिचेरी को यूटी का दर्जा दिया गया था। मेरा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 324 में अमेंड किया गया था? 324 जो है वो भारत के जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी शक्तियां और उनकी शक्तियों के बारे में, उनकी शक्तियों और दायित्वों के बारे में वर्णन है। 324 में भारत के जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनके शक्तियां और उनके कर्तव्यों के बारे में ये प्रावधान करता है। उनकी कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में संविधान संशोधन लाया गया था। अब आपको ये बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 324 यानी कि भारत के चुनाव आयुक्त की शक्तियों को और दायित्वों के बारे में संशोधन किया गया था। ये विकल्प है और आपके विकल्प हैं 16वां संविधान संशोधन अधिनियम, 17वां संविधान संशोधन अधिनियम, 18वां संविधान संशोधन अधिनियम और 19वां संविधान संशोधन अधिनियम। फिर से सुन लीजिए कि 324 जो भारत के चुनाव आयुक्त के बारे में वर्णन करता है, उसमें एक संशोधन अधिनियम लाया गया था जो कि उनके दायित्वों और कर्तव्यों के बारे में है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इन दायित्वों में फेरबदल किया गया था। आपके सामने विकल्प है 16वां संविधान संशोधन अधिनियम, 17वां संविधान संशोधन अधिनियम, 18वां संविधान संशोधन अधिनियम और 19वां संविधान संशोधन अधिनियम। उत्तर है उस 19वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 19वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है ये उसकी शक्तियों को परिवर्तित किया गया था या शक्तियों और दायित्वों के बारे में बताया गया था। मेरा अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन से अनुच्छेद 15(5) कब जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन द्वारा 15 क्लास 5 कब जोड़ा गया? आपके सामने विकल्प है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम, 88वां संविधान संशोधन अधिनियम, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम। उत्तर है 93वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, अब हम संविधान के कुछ अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान के जब हम पढ़ते हैं तो संविधान के पहले जो पार्ट आता है, जैसे मान लीजिए तीसरा नंबर का पार्ट आता है, तीसरा पार्ट यानी थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर में ये है कि जो चैप्टर फंडामेंटल राइट है, फोर्थ चैप्टर में आपके जैसा कि जानते हैं डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी है, और फोर्थ चैप्टर में जो कि नया चैप्टर 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। तो इन्हीं चैप्टर्स में हम पढ़ते हुए रह जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आगे के आर्टिकल हमको भूल जाते हैं और बहुत सी परीक्षाओं में आर्टिकल ही पूछे जाते हैं। उन आर्टिकल में क्या वर्णन है उसका डिस्क्रिप्शन ना पूछ कर केवल आर्टिकल के बारे में पूछा जाता है कि आर्टिकल की क्या हेडिंग है और किससे संबंधित है। तो आइए हम आज जो है कुछ आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं जो कि बाद में आए हैं। 80 से लेकर के 105 तक के आर्टिकल्स के बारे में हम जानेंगे। 80 नंबर का जो आर्टिकल है 79 में कहा गया है कि संसद क्या होगी। संसद का अर्थ होगा कि राष्ट्रपति होगा, राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी। अब इसके बाद 80 में राज्यसभा की जो कि उच्च सदन है उसके जो संरचना है उसका वर्णन है, उसमें किस प्रकार के सदस्य आएंगे। तो उसमें यह कहा गया है कि जो 80(1) का है उसमें यह कहा गया है कि जो भी सदस्य राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को उसमें उच्च सदन में नामित कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं लोक संस्कृति कला और विज्ञान के क्षेत्रों में जो लोग होंगे उनको या समाज सेवा उनके क्षेत्रों में 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नामित करता है। तो ये है 80(1) का में। और 80(1) खा में ये है कि जो 238 सदस्य से अनधिक सदस्य जो है वो राज्य की विधानसभाओं से चुने जाएंगे। इस प्रकार से कुल 250 सदस्यों की इसमें गणना की गई। 238 से ज़्यादा चुने हुए नहीं हो सकते हैं और 12 जो है नॉमिनेटेड रहेंगे। तो ये 250 की कल्पना की गई, लेकिन अभी भी 250 सदस्य नहीं है क्योंकि इसमें 238 से अनधिक लिखा गया है। तो ये जो भी संख्या है तो इस प्रकार से ये हमारी ये सदन जो है पहला है जिसको हम उच्च सदन कहते हैं। इसकी संरचना इस प्रकार होगी। अब इसमें जो 81 है उसमें निम्न सदन यानी लोकसभा के सदस्यों के बारे में कहा गया है। हालांकि जब हम 80 81 पढ़ते हैं तो बहुत ही
आवश्यक हैं। और इसमें हम जब संविधान संशोधन पढ़ते हैं तो संविधान संशोधन से इनको हमेशा देख करके देखना चाहिए कि किस किस आर्टिकल से ये संविधान संशोधन संबंधित है। कभी कभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए ये संशोधन किससे संबंधित है। उदाहरण के लिए अगर 84वां संविधान संशोधन देखा जाए तो वो 34 से संबंधित है, या 334 से संबंधित है। 334 में ये कहा गया कि अब वो जो है उसकी जो फ्रीजिंग लिमिट है उसको बढ़ा करके अब 2026 तक कर दिया कि 2026 के बाद ही लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों में परिवर्तन किया जाएगा। तो इसलिए आर्टिकल को भी जानना बहुत ज़रूरी है। आइए बढ़ते हैं। 81(1) में कहा गया कि प्रत्यक्ष निर्वाचन से 530 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाएंगे। लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन से सभी राज्य और राज्यों को मिला करके कितने सदस्य चुने जाएंगे? 530 लोग चुने जाएंगे, 530 सांसद चुने जाएंगे जो सीधे जनता से चुने जाएंगे। और 81 में ये कहा गया है कि अब जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए जो है जो संख्या है वो पहले संख्या 25 थी, वो बढ़ा करके अब 30 कर दी, यानी यूनियन टेरिटरीज की संख्या भी बढ़ गई। यूनियन टेरिटरीज को अब जो है कुल मिला करके 30 अधिक से अधिक सदस्य वहाँ से चुने जा सकते हैं। इस प्रकार से 530 और 20 मिला करके 550 कुल सदस्य संख्या हो सकती है लोकसभा की। तो अब इसमें यह है कि इसको 25 से जो 30 संख्या की गई थी, पहले 25 यूनियन टेरिटरी से चुने जाते थे और बाद में अब कितने चुने जाएंगे? 30 चुने जा सकते हैं। तो ये 31वें संविधान संशोधन से किया गया था। आइए समझते हैं कि इसमें एक बार 81(3) में ये भी कहा गया है कि जनगणना का जो पूर्ववर्ती आंकड़ा है जो कि प्रकाशित है, जो प्रकाशित आंकड़े हैं, सुसंगत आंकड़े अगर प्रकाशित कर दिए गए, वो जनसंख्या का आंकड़ा इसमें माना जाएगा। उसी आधार पर राज्य के क्षेत्रों का, विधानसभा के क्षेत्रों का और लोकसभा के क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। 81 का किसी राज्य की जनसंख्या जब 60 लाख से अधिक होगी तभी उसमें जो है किसी भी राज्य की जनसंख्या जब 60 लाख से अधिक होगी तभी आप जो है उसमें कहीं सीटों का परिवर्तन कर पाएंगे। अब आइए 82 पर देखते हैं क्या है। 82 के बारे में ये है कि प्रत्येक जनगणना जब भी होगी, जैसा कि आप जानते हैं कि पहली जनगणना जो है 1871 में हुई थी, जो कि पूरी तरह से ठीक ठाक से नहीं हुई थी, लेकिन प्लान्ड जो पहली बार नियमों पर आधारित जनगणना हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, जो कि वो लोकतांत्रिक गणराज्य के थे और काफ़ी नरम दल के थे, और उन्हीं के समय में इलवर्ट बिल भी लाया गया था। तो अब आप ये समझिए कि रिपन के कार्यकाल में पहली जनगणना हुई थी 1881 में, और उसके बाद से लगातार जनगणना हो रही, लेकिन 2021 की जनगणना कोविड-19 के कारण अभी तक नहीं हो पाई है। और अब इसका बहुत महत्व है क्योंकि अभी जो महिला संविधान संशोधन कानून पारित हुआ है उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट शर्त ये रखी गई है कि जो सीटों का एडजस्टमेंट होगा वो जो है जनसंख्या के प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर होगा। तो अब ये एक बड़ी चुनौती है कि संविधान संशोधन कौन सी जनसंख्या का आंकड़ा लिया जाएगा, क्या 2021 का आंकड़ा लिया जाएगा या कि 2031 का आंकड़ा लिया जाएगा। 2031 का आंकड़ा लिया जाएगा तो अभी इसका मतलब महिला संविधान संशोधन अधिनियम उसके बाद प्रभाव में आएगा। तो ये आर्टिकल 82 ये कहता है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात चूंकि जनसंख्या बढ़ जाती है तो उनमें जो सीटें हैं, लोकसभा की सीटें हैं, उनका पुनः निर्धारण किया जाएगा, उनकी सीटों का, उनकी सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा और उनके निर्वाचन क्षेत्रों का भी आवंटन किया जाएगा। निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या भी अगर बढ़ रही है तो उनको बढ़ाया जाएगा। जैसे अभी तक जो भी MPs की संख्या है वो 11,10,000 वोट के एक MP प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन अगर अब जनसंख्या हमारी बढ़ गई है और हमारे जो लोकसभा बनी हुई है उसमें 888 सदस्य हैं, अगर 15 लाख के आसपास अगली जो जनसंख्या में क्षेत्रों का, पार्लियामेंट्री सीट्स का जो निर्धारण होगा, उनकी सीमाओं का निर्धारण होगा, वो इस आधार पर किया जाएगा कि हमारे 888 सदस्यों से ज़्यादा क्योंकि हमारी सभा में बैठ नहीं सकते हैं तो उससे अधिक सदस्य ना बनाए जाएँ। और अब इसके बाद जनसंख्या चूँकि हमारे देश की बहुत बढ़ गई है, 1,41 करोड़ हो गई है, तो अब जनसंख्या के मानक को 1 MP के लिए बढ़ाना पड़ेगा। और अगला 83वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? संसद के सदनों की अवधि राज्यसभा में कभी विघटित, राज्यसभा जो है उसका या विधानसभा कब विघटन होगा या कब उनकी कार्यावधि समाप्त होगी, इसके बारे में है। तो राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे साल जो है वो 1/3 सदस्य रिटायर कर दिए जाते हैं और फिर 1/3 सदस्य चुने जाते हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। तो इस प्रकार से हर तीसरे साल,
हर दूसरे साल 1/3 सदस्य रिटायर कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से ये एक अस्थायी सदन है। उच्च सदन जो है वो कभी विघटित नहीं होता है। और 83(2) में कहा गया है कि लोकसभा यदि आपातकाल के कारण, लोकसभा का कार्यकाल वैसे सामान्य रूप से 5 वर्ष है, और जिस दिन उसका पहला अधिवेशन होता है उस दिन से उसकी तारीख ली जाती है, और जिस दिन 5 साल पूरा हो जाएगा पहली बैठक के अधिवेशन के पहले तारीख से, उस दिन उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो सामान्य रूप से ये है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में अगर आपातकाल लगा हुआ है, अगर 352 के अंतर्गत इमरजेंसी लगाई गई है, तो या 356 के अंतर्गत उस राज्य में इमरजेंसी लगाई गई है, तो ऐसी परिस्थितियों में एक बार में 1 साल तक के लिए उसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया जाए। और अगर आपातकाल 352 जो है वो और भी अधिक प्रभावित रहा, यानी कि बाहर से युद्ध से आक्रमण हुआ है उस राज्य भारत पर, और वो राज्य प्रभावित है या भारत प्रभावित है, तो लोकसभा को और राज्यसभा को, लोकसभा को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, फिर अगले 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है दूसरी बार भी, लेकिन एक शर्त के साथ कि कोई भी जो भी उसके सदन के कार्यकाल में वृद्धि की जाएगी लोकसभा के कार्यकाल में, उसमें यह ध्यान रखना पड़ेगा जिस दिन इमरजेंसी आपातकाल 352 खत्म होगा उससे 6 महीने से अधिक आप कार्यकाल को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इस शर्त के साथ ये हो गया। इसके बाद यह है कि अगला आर्टिकल है 84, संसद सदस्य के लिए अर्हता। संसद सदस्यों के लिए अर्हता क्या है? अगर संसद सदस्य भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, इत्यादि ये शर्तें जो है आर्टिकल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में दी गई हैं कि उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या होंगी। तो एलिजिबिलिटी, अगर वो दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी तुरंत सदस्यता समाप्त हो जाएगी। भारत का नागरिक होना चाहिए, और वो कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने बहुत ज़्यादा पैसा उधार लिया और डिक्लेयर्ड दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये सब शर्तें उसके साथ रखी हुई हैं। अब आप आते हैं 85 पर। 85 क्या है कि संसद के जो सदस्य हैं उसका विघटन और सत्रावसान, जब संसद का अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसका विघटन और सत्रावसान भी होता है। तो राष्ट्रपति चूंकि सदन का वो बुलाता है तो उसको विघटन भी और सत्रावसान भी कर सकता है। तो इसके लिए जो है 85 में अनुच्छेद 85 में वर्णन किया गया है। अब आते हैं 86 पर। 86 जो है राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन या समूहित अधिवेशन में, अगर दोनों सदन एक साथ बुलाए जा रहे हैं तो अभिभाषण करने का उसको अधिकार है। वो अभिभाषण उसमें कर सकता है, उसमें एड्रेस कर सकता है और उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी संसद का अधिवेशन हो रहा है और संसद के अधिवेशन में चाहे पहला सदन हो, चाहे दूसरा सदन हो, चाहे उच्च सदन हो, चाहे निम्न सदन हो, तो इन दोनों स्थितियों में क्या होगा कि जो है उसको राष्ट्रपति को जो है उस सदन के स्टार्टिंग के पहले उसको एक मैसेज वो अपना उसके पास है, वो मैसेज दे सकता है, अभिभाषण कर सकता है, वहाँ पर एड्रेस कर सकता है, और उसमें यही कर सकता है कि वो उपस्थिति, सभी सदस्य उसमें उपस्थित रहें, ये भी कर सकता है। और इसके अलावा ये भी है कि अगर राष्ट्रपति चाहता है कि संसद में कोई लंबित विधेयक है, काफ़ी समय से कोई भी विधेयक मान लीजिए लंबित पड़ा हुआ है, पेंडिंग है, नहीं चल रहा और उसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आवश्यक हो गया है, तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति वो ये भी मैसेज भेज सकता है कि उस विधेयक को प्राथमिकता के आधार पर उसको तुरंत रखा जाए। तो ये एक दूसरा वो है कि उसको ये भी अधिकार है कि प्राथमिकता के आधार पर जो भी बिल या विधेयक रखे गए हों उस पर डिस्कशन विधानसभा में और लोकसभा में हो, ये चीज़ है। 87 में स्पेशल एड्रेस, वो पहले 86 वाला था सामान्य एड्रेस था, और ये 87 में स्पेशल एड्रेस, विशेष अभिभाषण है। अब इस विशेष अभिभाषण में ये है कि आपको ये देखना है कि राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण होता है वो कब कब होता है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण संसद में जब संसद सामान्य लोकसभा चुनाव के बाद, सामान्य चुनाव के बाद लोकसभा चुन करके आती है, तो उस समय ज़्यादातर समवेत सेशन बुलाया जाता है, यानी कि राज्यसभा का भी सेशन बुलाया जाता है और लोकसभा का सेशन बुलाया जाता है। और दूसरे उस स्थिति में जबकि नया वर्ष शुरू हो रहा है और बजट सेशन है या प्रथम जो अधिवेशन होगा उसमें जो नए साल का सबसे पहला सेशन, यानी जैसे सामान्य रूप से अपने यहाँ 3 प्रकार के सेशन होते हैं, एक तो बजट सेशन और दूसरा मानसून सेशन और तीसरा विंटर सेशन, ये 3 की है। और सामान्य रूप से ये माना जाता है जो संविधान में लिखा गया है कि दो अधिवेशनों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या है
कि राष्ट्रपति जो है एक तो तब वो अधिवेशन करेगा जब नई राज्यसभा चुन करके आती है, तो दोनों राज्यसभा और विधानसभा दोनों के समूहित सेशन बनाए, साथ ही साथ सेशन बुलाए जाते हैं। तो वो दो सेशंस को, चाहे एक हाउस को और चाहे दोनों हाउस को, समूहित रूप से वहाँ पे वो अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस कर सकता है। जब जब जनरल लोकसभा के जनरल इलेक्शंस होंगे और उसके बाद लोकसभा चुन करके आएगी। इसके अलावा अगर जो प्रत्येक वर्ष का पहला सेशन है, भारत में जैसे जो परंपरा चल रही है उसके हिसाब से भारत का पहला सेशन ज़्यादातर बजट सेशन होता है, तो उसमें पहले सेशन में वो दोनों सदनों में कहीं भी भाषण दे सकता है और उसको सदन को बुला सकता है और उसका कारण भी पूछ सकता है, कारण भी बता सकता है किस कारण से सदन को बुलाया गया है, और उसमें वो भाषण अपना दे सकता है। एक साथ संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकता है और इसका कारण भी बताएगा कि वो किस कारण से इन सदनों को बुलाया गया है। तो ये विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 87 भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम में है। 86 में सामान्य रूप से मैसेज है और 87 में विशेष अभिभाषण है। अब आते हैं 88 पर। 88 क्या है? सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी, जब सदन चलता है तो उसमें कुछ ऐसे जैसे मंत्री हैं या जो है आपके महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये भाग ले सकते हैं, उसकी कार्रवाइयों में भाग ले सकते हैं, उसमें अपना विचार रख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये अधिकार अनुच्छेद 88 में दिया गया, चाहे वो किसी समिति में बोलना हो उनको, चाहे किसी सदन में बोलना हो, और जिसमें वो समिति के अगर सदस्य हैं तो वहाँ भी उनको बोलना है। लेकिन ऐसे मंत्री और ऐसे जो भी व्यक्ति हैं, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये उसकी कार्रवाइयों में संयुक्त बैठक और सदन का अगर संयुक्त चल रहा है तो उसमें भी भाग ले सकते हैं, अगर एकल चल रहा है तो उसमें भी भाग ले सकते हैं। महान्यायवादी सब जगह भाग ले सकता है। इसी तरह महान्यायवादी के अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो 76 में संविधान संशोधन के बताया गया है, वो उसका ये दायित्व है कि वो राज्य को, सरकार को, राष्ट्रपति का सलाहकार है, वो राष्ट्रपति को सलाह देगा। तो ऐसी दशा में वो उसको कहीं भी बुलाया जा सकता है, वो किसी भी सदन में जा करके कार्रवाई में भाग ले सकता है, चाहे संसद की, चाहे वो लोकसभा का सदन हो, चाहे राज्यसभा का सदन हो, चाहे समूहित सेशन हो, यानी ज्वाइंट सेशन हो, हर जगह वो अपनी बात रख सकता है। लेकिन वो अपनी बात तो रखेगा, लेकिन इसके अलावा उसको ये शक्ति नहीं है कि उसमें जो है वोटिंग पावर में, वो अगर वहाँ पे वोटिंग पावर है तो उसमें भाग ले, ये उसके पास पावर नहीं है। अब आते हैं संसद के जो भी अधिकारी होते हैं उनके लिए क्या प्रावधान है। अब आप समझिए, संसद के पहले हम राज्यसभा उच्च सदन के बारे में वर्णन करेंगे, और जैसा कि हमारे संविधान संशोधन में किया गया है, संविधान में हमेशा उच्च सदन को पहले जिक्र किया जाता है और लोअर जो वो है हाउस है उसको बाद में लिखा जाता है, वर्णन किया जाता है। ये एक परंपरा हमारे संविधान संशोधन में दिखाई पड़ती है। तो अभी इसी तरह से जब हम 89 से 93 तक जो 4 आर्टिकल हैं, ये किससे संबंधित हैं? ये संबंधित हैं संसद के जो पदाधिकारी हैं, यानी किस हाउस के? राज्यसभा के। पहले हम राज्यसभा के बारे में वर्णन करेंगे, फिर इसके बाद जब हम देखते हैं कि 89 से 92 तक जो कि 4 आर्टिकल होते हैं, उस तरह से 93 से लेकर के 96 तक जो आर्टिकल हैं वो जो है लोअर हाउस के बारे में बिल्कुल ठीक उसी तरह का वर्णन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 89 एक में कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का पदेन उपसभापति होगा। राष्ट्रपति क्या होगा? 89 एक में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन उपसभापति, यानी जो भी उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति भी होगा। तो अब सभापति तो खत्म हो गया, सभापति के बाद जो है उप सभापति की बात आती है। तो उप सभापति जो है वो राज्यसभा अपने में खुद से चुनेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन आर्टिकल्स में ये किया गया है कि पहले चुनेगा, कैसे चुना जाएगा, फिर कैसे हटाया जाएगा, फिर कैसे उनके खाली रहने पर क्या व्यवस्था है, फिर ये आर्टिकल इन सब चीज़ों के क्रम में ही व्यवस्थित हैं। तो अब आगे इसमें 90 में क्या कहा गया? 90 में अब पहले तो चुन लिया गया, राष्ट्रपति चुन लिया गया। राष्ट्रपति के लिए जैसा कि आप जानते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, जो उसका इलेक्टोरल कॉलेज है या निर्वाचक मंडल है जिसके द्वारा चुना जाता है, वो किसके द्वारा चुना जाता है? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो चुन लिया गया, तो राष्ट्रपति जब चुन लिया गया तो अपने आप ही पदेन वो जो है 89 के अंतर्गत लोकसभा का अध्यक्ष बन गया। अब वो लोकसभा का उपाध्यक्ष कैसे चुना जाएगा उसको हमने बता दिया कि उसको राज्यसभा के सदस्य लोग अपने से चुनेंगे बहुमत के आधार पर। अब आते हैं 90 पर। जब कोई सदस्य चुन लिया गया तो अब उसमें क्या हो सकता है कि उनको हटाने के लिए भी कोई प्राविधान होना चाहिए। तो उपसभापति को तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा
बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। तो तत्कालीन उपसभापति को जो है क्या किया, तत्कालीन, क्योंकि उपसभापति को किसने चुना है, उसको राज्यसभा ने चुना, और राज्यसभा के जो तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत है, यानी राज्यसभा की सदस्य संख्या अगर मान लीजिए उस समय 240 लोग हैं या 238 सदस्य हैं, तो उसका आधा यानी 121 के बहुमत से उसको हटाया जा सकेगा। अब आइए, अब इसी में 91 में क्या है, सभापति का पद अगर रिक्त हो जाए, मान लीजिए एक सभापति वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, ऐसा एक बार हुआ है, जैसे 1969 में हुआ है, जबकि राष्ट्रपति भी नहीं थे, उपराष्ट्रपति भी नहीं थे, और ऐसी दशा में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, हिदायतुल्लाह ने जो है पद संभाला था। तो ऐसी जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हो गई थी, तो ऐसी दशा में क्या होगा कि अब इसमें कहा गया है कि अगर सभापति का पद भी रिक्त हो गया है, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं है, मान लीजिए किसी कारण से खाली हो गया है पद, चाहे बीमारी के कारण या चाहे उसके कारण मृत्यु के कारण या अन्य कारणों से खाली हो गया है, और उपसभापति के कर्तव्यों का निर्वहन कोई सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, तो उपसभापति ऑटोमेटिक स्वयं जो है अगर उनकी अनुपस्थिति है तो सभापति के कार्यों का निर्वहन करना शुरू कर देगा। लेकिन एक बात यहाँ पर स्पष्ट और करनी है कि अगर मान लीजिए उपसभापति का भी पद नहीं है, तो उपसभापति का नहीं है तो राष्ट्रपति ये तय करेगा कि यहाँ के राज्यसभा के जो अध्यक्ष का पदीय दायित्वों का निर्वहन है वो कौन करेगा। वो कोई ना कोई सदस्य अपने राज्यसभा में से किसी न किसी सदस्य को राष्ट्रपति नामित करेगा। अब आते हैं कि 91 में कहा गया कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों बैठक में अनुपस्थित हैं, तो राज्यसभा ये निर्धारित करेगी कि किसको कौन बैठक की अध्यक्षता करेगा। एक बैठक की अध्यक्षता एक कर्तव्यों का निर्वहन है, कर्तव्यों के निर्वहन में राष्ट्रपति को पावर है, और बैठकों के लिए यहाँ पे इनको कहा गया है। इसके लिए अब जो है वर्तमान जो अभी राज्यसभा है उसके लिए एक पहली बार ऐसा पैनल बनाया गया है जिसमें आप समझ सकते हैं कि 4 जो है महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं। यानी कि जब मान लीजिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी नहीं अध्यक्षता कर रहा है, और उसके बाद उपाध्यक्ष भी नहीं है वहाँ पर, तो ऐसी दशा में उपसभापति भी नहीं है, तो क्या होगा, अब 8 लोगों का एक पैनल बनाया गया जो कि उस राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा। ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि 50% 8 लोग कुल नामित किए गए हैं, और 8 लोग जो नामित हैं उसमें 4 लोग जो 4 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। इस प्रकार से 50% की भागीदारी इस पैनल में इनको दी गई है उपराष्ट्रपति धनखड़ द्वारा। अब जो 4 महिलाएं नामित हुई हैं उसमें कौन कौन है, पीटी उषा हैं, जो आप जानते हैं केरल की एक परी है, जो कि उन्होंने जो है ओलंपिक में उन्होंने 1/100 सेकंड से पिछड़ गई थी, उड़न परी जिनको कहा जाता है, और वो इस समय वर्तमान में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष भी बन गई हैं, पीटी उषा। और दूसरी है एसपी कोयांग जो कि नागालैंड से चुनी गई हैं, और तीसरी हैं सुलता देव जो कि बीजू जनता दल के से आती हैं, उड़ीसा से होकर के आती हैं। और इस प्रकार से एक है इसी प्रकार से एनसीपी के टिकट पर आई हैं फौजिया खातून, तो फौजिया खान जो है एनसीपी के टिकट से महाराष्ट्र से आती हैं। ये 4 महिलाएं हैं। इसी प्रकार से 4 पुरुष भी रखे गए हैं। तो इसमें ये पहली बार ये देखना है कि जो पैनल बनाया गया उस पैनल में बी विजय साई रेड्डी रखे गए हैं, और सुखेंद्र शेखर राव रखे गए हैं, या हनुमंतैया रखे गए हैं, और इसके अलावा एक सदस्य और उसमें रखे गए हैं। इस प्रकार से 4 पुरुष और 4 महिलाएं रखी गई हैं। तो इसमें यह है कि अगर ये नहीं सेशन चल रहा है तो राष्ट्रपति जो है इन लोगों का एक पैनल बनाएगा, और ये पैनल जो है पैनल में से बारी में से कोई भी पैनल का आदमी बैठक की अध्यक्षता कर सकता। अब आते हैं 92 पर। अब ये है कि अगर इनको हटाने के लिए मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति को हटाना है या राष्ट्रपति को हटाना है, तो अगर उपाध्यक्ष को हटाना है, उपसभापति को अगर हटाना है, और उनसे संबंधित कोई बिल है या इनसे संबंधित कोई बिल है जो कि उपसभापति से संबंधित कोई बिल है, तो उसमें क्या होगा कि जो भी पीठासीन अधिकारी होगा वो ना तो राष्ट्रपति हो सकेगा जो सदन का सभापति है, और ना सभापति हो सकेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब उस सभापति वहाँ पर उसके हटाने के लिए वहाँ पे राज्यसभा में कार्रवाई चल रही है, कोई संकल्प जो है विचाराधीन है,
तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति वहाँ रह सकता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो वोट इस पर नहीं देगा। समझ गए होंगे आप कि अगर उपराष्ट्रपति के हटाने का कोई संकल्प लोकसभा राज्यसभा में विचाराधीन है, उस पर विचार में कार्रवाई हो रही है, तो अपनी बातें राष्ट्रपति रख सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को वोट देने का अधिकार नहीं है। और उपराष्ट्रपति और उपाध्यक्ष या उपसभापति जो है वो उसमें भाग नहीं लेगा, क्योंकि ये उसी के ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो इसलिए वो बैठक को चेयर नहीं करेगा। अब अगले पे आते हैं। अब ये 4 आपके 89 से 92 के जो कि उच्च सदन है उसके बारे में कार्रवाई खत्म हुई। अब देखिए 92 से जो कार्रवाई शुरू होगी वो क्या होगी, वो लोकसभा के बारे में बिल्कुल उसी तरह होगी जैसे कि राज्यसभा के बारे में है। अब सबसे पहले क्या होगा, चुनने की बात आएगी। 92 में कहा गया है कि जब उसको 92 तो हो गया, 92 में हमने आपको बता दिया। 93 की बात आ रही है। 93 में लोकसभा का स्पीकर होगा और लोकसभा का ही जो है दोनों डिप्टी स्पीकर दोनों चुने जाएंगे। कौन चुनेगा, लोकसभा के सदस्य लोग चुनेंगे इनको। अब जनरली एक भारत में परंपरा पुरानी तरह रही थी कि जो है लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो इसका बनेगा, जो भी रूलिंग पार्टी है, और उपाध्यक्ष जो है विपक्ष का बनेगा। लेकिन कुछ दिनों में ये परंपरा जो है ठीक से चल नहीं पा रही है। तो इस प्रकार से ये कहा गया है कि जो ये सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, निम्न सदन के सदस्य हैं, वही अपने उसको बहुमत से उसका चुनाव करेंगे। कौन हमारा उनका लोकसभा अध्यक्ष कौन होगा, लोकसभा का डिप्टी स्पीकर कौन होगा, ये वही चुनाव करेंगे। ये लोकसभा के ऊपर निर्भर है। अच्छा, अब आते हैं 93 में क्या है। अब 93 में ये है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है, जो कि लोकसभा है, वो उनको चुनती है, लोकसभा चुनती है। 93 की जगह 94 में यह है कि उपाध्यक्ष पद का अगर रिक्त हो गया, अगर उपाध्यक्ष पद रिक्त हो गया तो क्या होगा, अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो गया, अब उपसभापति का भी पद रिक्त हो गया, तो अब इस ऐसी दशा में फिर वही स्थिति आएगी कि अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा उपाध्यक्ष काम करेगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है और लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी सदस्य को वहाँ के लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वहन करने के लिए किसी को ड्यूटी सौंप देगा। 95 में क्या कहा गया है, उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के अनुपस्थित होने पर कार्य कौन करेगा, इसका निर्माण ये है कि राष्ट्रपति जो है उसकी अनुमति से ये काम होगा। 94 में ये कहा गया है कि कैसे इनको पद से हटाया जा सकता है, हटाने की प्रक्रिया दी गई है। उपाध्यक्ष को कैसे पद से हटाया जा सकता है, इसकी प्रक्रिया 94 में दी गई। 95 में क्या है कि उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के अनुपस्थित होने पर क्या स्थिति होगी, अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष काम करेगा, उपाध्यक्ष अनुपस्थित, अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति जो है उसको किसी को वहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष का दायित्वों का निर्वहन करने के लिए लोकसभा के सदस्य को नामित करेगा। अब आते हैं 96 पर। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का अगर कोई प्रस्ताव संकल्प जो है विचाराधीन है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के हटाने का कोई प्रस्ताव अगर लोकसभा में विचाराधीन है, क्योंकि लोकसभा ही नियुक्त करती है दोनों को, लोकसभा किसी विशेष परिस्थिति में उसको हटा भी सकती है, और कोई ऐसा संकल्प अगर आया है तो ऐसा संकल्प नियमों के अनुसार अगर आया है तो उस पर विचार किया जाएगा और उस पर वोटिंग भी होगी। तो ऐसी दशा में अगर अध्यक्ष के विरुद्ध आया तो अध्यक्ष वहाँ मीटिंग में भाग नहीं लेगा, उपाध्यक्ष के विरुद्ध आया तो उपाध्यक्ष नहीं भाग लेगा, और अगर उपाध्यक्ष के बाद अगर उपाध्यक्ष वहाँ पर है और उपाध्यक्ष की वोटिंग उपाध्यक्ष के खिलाफ चल रहा है मामला और अध्यक्ष अगर वहाँ पर है तो अध्यक्ष बराबर होने के, अगर दोनों मत बराबर हो जाएं तो उसमें कास्टिंग वोट डालने का अधिकार भी अध्यक्ष को नहीं होगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का अधिकार या संकल्प विचाराधीन है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे वहाँ का बिजनेस का संचालन, कौन कौन से अधिकारी होते हैं और कैसे काम करते हैं। 97 में कहा गया है कि सभापति और उप सभापति को जो इनके जो वेतन और भत्ते हैं वो कैसे निर्धारित होंगे, ये इसके बारे में कहा गया। और ये जानते हैं आप कि 2 तरह का बजट होता है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होता है। एक होता है कि ऐसा बजट जिस पर कि आप जो है वो जिस पर आप कोई वो नहीं दे सकते, वोट नहीं दे सकते, वोटिंग नहीं हो सकती लोकसभा में। जैसे चाहे वो जजेस की, हाई कोर्ट के जजेज हों, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हों, उनकी पेंशन हो, उनकी सैलरी हो, उनके कर्मचारियों की आय हो, तो उसके बजट पर कोई भी बहस नहीं होती है। उसको और उसको
वोट ऑन अकाउंट कहते हैं, तो वोट ऑन अकाउंट पे बहस नहीं होगी। और इसी तरह से ये अगर मान लीजिए सभापति उपसभापति का, उस पर भी बहस नहीं होगी। तो ये